क्या आप लोग जानते हैं कि अगर हमें सफ़र पे जाना होता है तो हम लोग सिर्फ गाड़ी या साइकिल या पैदल किसी पहाड़ और नदियों के पास जाने की बात करते हैं, या फिर किसी रिलेटिव के पास, या फिर हम लोग अपनी आंखें बंद करके अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं अपने इमेजिनेशन के ज़रिए। कभी दूसरों के कल्पना शक्ति के अंदर जा कर के उसकी खूबसूरती को समझने की कोशिश की है। ऐसी ही एक खूबसूरती धर्मवीर भारती के गुनाहों की दीप्ता यानी इस किताब में मिलती है। मतलब कि इस किताब को जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि हु एम आई। मैं अपने आप को इस कहानी के उस कैरेक्टर की जगह प्लेस कर देता हूँ सिर्फ, या फिर मैं उस समय चला जाता हूँ जब धर्मवीर भारती इस कहानी को सोच रहे थे। उस समय क्या माहौल हुआ होगा। ऐसी ही एक कहानी का भाग दूसरा आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी जाड़े का मौसम स्टार्ट हो गया है, शादी ब्याह का बात चलने लगा है। तो बात है अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा, तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतज़ाम करें ना। अब डॉक्टर हुए, अब डॉक्टरनी आएगी, सुधा बोली। खैर बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने को राज़ी हुई। जब नौकर मिठाई लेकर चला गया तो चंदर ने चारों ओर देखकर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लेगी। वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों? इम्तिहान तो ख़त्म हो गया, अब क्या पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा बुलाओ बिसरिया, चंदर बोला। अच्छा मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने सीधे से बोले तक नहीं। इम्तिहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा। सुधा ने शिकायत के स्वरों में कहा, तो अब आशीर्वाद दे दे। अब तो ख़त्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो। थीसिस ना लिखते तो फिर तुम्हारे चंदर को उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कन्वर्सेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनकर फ़ोटो खिंचाएंगे। सुधा मचलकर बोली। इतने में नौकर मिठाई लेकर आया। जाओ बिनती को बुला लाओ, चंदर ने कहा। बिनती आई। चंदर ने पूछा, तुम पढ़ चुकी हो? बिनती बोली, अभी नहीं। अच्छा अब आज पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुला लाओ, मिठाई खाए। चंदर ने कहा, अच्छा। कहकर बिनती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिनती मुस्कुराती हुई बोली, उसने यहाँ आज गए होंगे पम्मी के यहाँ, फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिनती चली गई बिसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा चंदर से। हाँ, यह है बड़ी सुशील लड़की और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं। अगला पेज है। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु।
गेसु सुधा की दोस्त होती है, फ्रेंड, जो उसके साथ होती है हमेशा। हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही है और दोनों उसी की बातें कहती है। जब मिलती है तब सुधा बोली, और कविता भी करती है, यह तुम एक बार कह रही थी। चंदर ने पूछा। हाँ, गेसु को कविता करने का बहुत शौक था। जब भी सुधा और गेसु अकेले में बैठते थे तो गेसु उसे शायरिया कुछ कुछ शेर सुनाया करती थी। नहीं जी, असल में एक बहुत सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी हमें नहीं दिखती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती है। तो कविता नहीं लिखती, ताजुब है। वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता करना तो लड़कियों का फैशन हो गया है। उतना ही व्यापक जितना उल्टा पलटा ओढ़ना। चंदर बोला, तुम्हारा नारी पुराण। और सुधा ये सुनकर के मतलब बिगड़ गई, मतलब कि अपना चेहरा अजीब सा कर ली, यानी उसे डांटने लगी। सिंपल शब्द। मिठाई खाने वाले आए। आगे आगे बिनती, पीछे पीछे विसरिया। अभिवादन के लिए विसरिया बैठ गया। कहो विसरिया, तुम्हारे शिष्य कैसी है? वह अद्वितीय। अभी विसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देख करके। और ये सुधा कैसी थी? वह अद्वितीय, मतलब उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं है, तारीफ में बोला जा रहा। बिसरिया ने उसी तरह कहा, दोनों अद्वितीय है। साथ ही चंदर ने पूछा। सुधा और बिनती दोनों हंस दी। बिसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कैसी हंसने की बात की थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा, फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब खूब है। एक दिन बिनती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह का जलजात जीवन। तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगी, यानी शायद नींद आने लगा होगा। चंदर मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिनती को महादेव की वह कविता पढ़ा रहा था। चंदर और बिनती दोनों हंस पड़े। बिसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई क्या करें कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं हूँ ही बहुत भावुक, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बात तो ऐसा ही हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरी लड़के की कॉपी देखने उठाऊं, तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकाले जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आंखों के इशारे से मना किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई, बिसरिया सो तो रही है। तुम इतने भावुक ना हो तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते हो? तो तुमने पर्चा छोड़ दिया। हाँ, मैं पर्चे वगैरह की क्या परवाह करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कुछ भी अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी। और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन। वह अब बस्ती कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक मेरी सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है। और एक तुम्हारा सहपाठी जो हमने सुना कि असेंबली में स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिनती भी हंस पड़ा। खैर, मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। बिसरिया कुछ तकल्लुफ़ कर रहा था।
तो बिंती बोली, खाइए मिठाई तो वरा रोग और भावुक में बहुत स्वास्थ्यप्रद होता है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला। अपने गुरुजी को बना रही है, चंदर बोला। विश्रिया थोड़ी देर बाद चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बचा रहा तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दो। सुधा बोली, हमें दो। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा, एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखे बिंती, हमारी है या सुधा की है? बिंती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुख में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी के हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंदर को दिखलाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं। अब हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलके इसका दिमाग ठीक करेंगे। सुधा ने प्यार से बिंती के थपथपाते हुए कहा, अब हम तस्तरियां धोकर रख दें, और तस्तरियां उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर बोला। बिंती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिंती की ओर देखा और बोला, असल में बनाने के बाद जब तुम झेप जाती हो। हाँ, ऐसा है। बिंती ने फिर झेपकर पूंछ छुपा ली और लाज के सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिंती देखने सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में एक तरह डोलती थी, जैसे किसी सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डोले। झेपती थी तो मुंह पर सांस मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरे जैसी दो छोटे छोटे गड्ढे। और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी, और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन जरा टेढ़ी कर लेती और अंगुलियां से अपने आंचल का छोर अमेठने लगती थी। इस वक्त चंदन की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को अमेठती हुई मुस्कुराकर छिपाकर उसने ऐसी निगाह से चंदर की ओर देखा जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता, थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा सुधा, जरा बिंती की आंख देखो। इस वक्त आई अभी बगल के कमरे में तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिंती बोली, हाँ, बनाओगी ना आज से हमें? हमारा दिमाग ठीक करोगे ना? बहुत बोल रही थी। अब बताओ, बताएं क्या? अभी तक हम बोलते नहीं थे। तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना टुढ़िया ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रींझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत किया कीजिए। दीदी से क्यों नहीं कहते जिनकी अभी शादी होने जा रही है? अभी उनकी कहाँ, अभी तो तय भी नहीं हुई। और अगला पेज, तय ही समझिए,
फ़ोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहें, मानिएगा? बिनती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिनती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिनती बोली, नीचे ज़मीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया कीजिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ, यही तो बात है। बिनती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि मैं ब्याह के लिए उत्सुक हूँ। दीदी भी समझती है, लेकिन मेरा ही दिल जानता है कि ब्याह के बाद सुनकर मुझे कैसा लगने लगता है। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि मैं माँ का व्यवहार मुझसे कैसा है। आप यहाँ इस परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रहती हूँ, कैसे माँ जी की बातें बर्दाश्त करती हूँ। वह नरक है मेरे लिए। माँ की गोद नरक है और मैं किसी तरह निकल भागना चाहती हूँ। कुछ चैन तो मिले। बिनती की आंखों में आंसू आ गए और सिसकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ। लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिनती को आंसुओं का तार बंध गया था। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर, बिनती क्यों रो रही है? रानी, बुआ का स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा आप दिल दुखाने का क्या लाभ? और पास जाकर उसको छाती से लगाकर सुधा बोली, मेरी राज दुलारी, अब रोना मत। अच्छा, हम लोग कभी मजाक नहीं करेंगे, बस अब चुप हो जाओ। रानी बिटिया की तरह जाओ, मुंह धोआओ। बिनती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? चंदर ने बहुत दुलार से कहा, तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो। वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी, और किसी की मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी का छोटा सा भाग आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें और गेस करिए कि आगे क्या हुआ होगा। अगर आप लोग इस किताब को खरीद कर पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो आप लोगों को बेशक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ तो इनोवेटिव करिए अपने लाइफ में, कुछ ऐसा जो आप लोग करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसी किताबों को पढ़कर आप लोगों को सोचने का एक ज़रिया मिलेगा कि कैसे लोग खुश रहते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।